तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कहानी सुनाऊं उससे पहले अफगानिस्तान का अपडेट। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए अमेरिकी सेनाओं को वापस अमेरिका गए हुए। जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि उनके पास और कोई चारा नहीं था अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने के अलावा। उनका ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में करप्शन बहुत था, लेकिन अमेरिका ने पिछले 20 सालों में कई लाख अफ़गानी सैनिकों को तैयार किया, वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया। लेकिन अब मौका आ गया था जब अमेरिका को वहाँ से निकलना था, और जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की पूरी जिम्मेदारी वो खुद पर लेते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब ये तालिबान के ऊपर है कि वो तमाम देशों से बात करे और एक सरकार जिस तरीके से सलीके से चलानी चाहिए, सारे ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, तो अब ये तालिबान के ऊपर है। कुल मिलाकर जो बाइडेन के इस बयान के बाद और जिस तरीके से भी तमाम वर्ल्ड लीडर्स की मैं बात करूं, तालिबान के जो दोहा और कतर में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके ज़रिए हर देश के एम्बेसडर बात कर रहे हैं तालिबान से। हमारे देश के एम्बेसडर ने भी बात किया कतर में, ब्रिटेन की भी बात हो रही है, बाकी अमेरिका की भी बात हो रही है, और देशों की भी हो रही है। और बातचीत इसलिए हो रही है कि अभी भी बहुत सारे विदेशी फंसे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से निकाला जाए और निकालने के बीच में कोई अड़चन ना आए, खून खराबा ना हो, तो इसके लिए तालिबान की मदद ज़रूरी है। तो शायद ये पहली बार है 20 साल पुराने अगर इतिहास को हम देखें कि तालिबान से बातचीत हो रही है। अब सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि अभी तक बहुत सारे लोग तालिबान से बात नहीं करना चाहते थे। हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा कि तालिबान यूनाइटेड नेशन की जो लिस्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें तालिबान का नाम नहीं है कि वो एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की अपनी जो लिस्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें भी तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया है। तो क्या ये चीज़ें तालिबान के फेवर में जाएंगी? क्योंकि अगर आज की जो खबर है, तालिबान की अब एक मीटिंग चल रही है, उसमें नई सरकार की बात हो रही है, अलग अलग लोगों को रखेंगे और बहुत जल्द काबुल में ये नई सरकार सबके सामने होगी दुनिया की। इस सरकार के बाद जो उनका एजेंडा है वो क्या होगा? हालांकि शरिया कानून, इस्लामी कानून वो शुरू से ही कह रहे हैं और वो अब उससे पीछे भी नहीं हट सकते। अगर वो हटेंगे तो फिर जो तालिबान के लड़ाके हैं वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, और हो सकता है जो अभी जिनको अपना नेता मान रहे हैं उन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो हथियार के बल पे लड़ना आसान है, लेकिन जब आप सत्ता में, पावर में आ जाते हैं, तो फिर उस सत्ता को चलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जब आप अपोजिशन में होते हैं या जब तक आप लड़ रहे होते हैं तो आप बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो वैसा करेंगे। लेकिन जब आप पावर में होते हैं और एक सरकार चलाते हैं तो फिर बहुत सारे बंदिशें भी होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पॉलिसी मायने रखती है, क्योंकि आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी दुनिया की दूसरे देश हैं, उनसे आपको मदद भी चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे हो, पैसे के लेवल पे हो, मेडिकल के लेवल पे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये नहीं कि एकला चलो वाला मामला नहीं हो सकता। तो जब आप बात करेंगे, दुनिया की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, फंड लेंगे, पैसे लेंगे, तो फिर दुनिया के बनाए कानून और दस्तूर को भी कहीं ना कहीं आपको मानना होगा। तो क्या तालिबान इस बार दुनिया के देशों के साथ अपने रिश्ते जो सुधारने की बात कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मानेगा? यूएन की जो पॉलिसी है वो मानेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, जो कर्ज देती है, पैसे देती है डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के नाम पर, बट उनकी भी अपने सारे शर्त होते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, लोन लेते हैं, तो बहुत सारी शर्तें होती हैं, तो यहाँ पे भी वैसी ही है। तो क्या तालिबान मानेगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, तालिबान की सरकार मान भी ले, क्या उसके लड़ाके मानेंगे? क्योंकि वो सारे जो लड़ाके हैं वो एक तरह से अनगाइडेड मिसाइल है। क्योंकि अभी हाल में भी तालिबान ने एक बयान दिया था कि अभी महिलाएं घर में रहें, क्योंकि अभी लड़ाकों को इतनी तमीज़ नहीं है, तो उन्हें हमें पहले सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो कैसे बिहेव करें, क्या ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा माहौल यूं ही है। आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आते हैं आज की कहानी पर। इस कहानी को सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी से रिलेटेड बाकी चीज़ें क्या हैं। लेकिन ये कहानी ऐसी है, एक बचपन से मुहावरा या एक हम लोग बातें सुनते हैं, किस्मत का खेल। कई बार किस्मत का खेल होता है। कहते हैं जो जिसके लिए लिखा वही होता है। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत अपना रोल प्ले करती है। और
ये कहानी उसी से जुड़ी है। कहानी अमेरिका की है, एक न यकीन करने वाली कहानी है। टेक्सास के हनी ग्रोव इलाके से ये कहानी आती है, अमेरिका के टेक्सास के हनी ग्रोव से। वहाँ पे एक टिम्बर बिजनेसमैन, लकड़ियों का कारोबार करने वाला एक नौजवान रहता था। उसका नाम था हेनरी ज़ीगलैंड। तो हेनरी टेक्सास के इसी हनी ग्रोव में रहता था, ठीक ठाक बिजनेसमैन था। वहीं उसका कारोबार, वहीं घर। कुंवारा था, शादी हुई नहीं थी। 1800 और की बात है ये, 1880-81 की बात है, 1880-81। हेनरी ज़ीगलैंड की दोस्ती एक लड़की से होती है इसी इलाके में, जिसका नाम था मैसी टिकनोर। तो मैसी के साथ दोस्ती होती है। थोड़े दिनों के बाद दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों खुश थे, वक्त बीतता है। दोनों की इक्वेशन भी भाई बहुत सही बैठ रही थी, दोनों के ख्याल भी बड़े मिलते जुलते थे। धीरे धीरे जब वक्त बीता तो मैसी को लगा कि उसके लिए हेनरी बहुत ही सही लड़का है शादी करने के लिए, और दोनों ऑलरेडी प्यार में थे। करते करते 1883 का साल आ जाता है। इनके रिलेशनशिप को लगभग 2 साल बीत चुके थे, और अब मैसी जो है वो हेनरी से शादी के लिए कहती है, प्रपोज करती है। हेनरी से पहले भी उसने कहा, हेनरी ने कहा था कि मैं बिल्कुल करूँगा, उसने वादा किया। लेकिन ये वादा थोड़ा लंबा होता जाता है। 1883 की तारीख आ जाती है। मैसी फिर शादी की जिद करती है, लेकिन हेनरी को शायद शादी नहीं करनी थी, तो उसे टालता रहता है। फिर एक बार दोनों में इसी को लेकर झगड़ा बहस होती है। मैसी को उस दिन ये लग जाता है कि शायद हेनरी ने उसे धोखा दिया है, वो उससे शादी नहीं करेगा। उसका दिल टूट जाता है, वो घर लौटती है। और घर लौटने के बाद वो अपने भाई से, जो उसका हमउम्र था, और उसे हेनरी और उसकी बहन के रिश्ते के बारे में भी जानकारी थी, मैसी ने बता रखी थी। मैसी ने यह भी बता रखी थी कि हम दोनों शादी करेंगे जल्दी। तो लड़का ठीक ठाक था, अच्छा खासा बिजनेस, सब कुछ। तो मैसी के भाई को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस रिश्ते पे। लेकिन जब दोनों में झगड़ा हुआ, हेनरी ने ऐसा लगा कि शायद शादी के लिए इनकार कर दिया है। मैसी का दिल टूट गया, घर लौटती है, अपने भाई को बताती है। भाई उसे संभालता है, समझाता है। थोड़ा वक्त बीतता है। एक रोज़ भाई उसका बाहर था, मैसी घर पे थी। जब वो लौटता है तो देखता है कि मैसी घर के अंदर मुर्दा पड़ी है। मैसी ने खुदकुशी कर ली थी। वो हेनरी को प्यार को भुला नहीं पाई। उसे लगा कि प्यार में उसके साथ धोखा हुआ। उसने शादी का वादा किया था, शादी की नहीं। इस सदमे से वो उबर नहीं पाई। भाई ने इस दौरान हालांकि लगातार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैसी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, और आखिरकार उसने खुद ही अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। उसकी खुदकुशी ने उसके भाई को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि मैसी के भाई को पूरी कहानी मालूम थी। अब वो अपनी बहन की मौत के लिए हेनरी को जिम्मेदार मानने लगा। उसे लगा कि उसकी एक बहन, जिसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं, और उसके साथ धोखा हुआ, और जो धोखेबाज है वो जिंदा और उसकी बहन मर चुकी है। अब उसके भाई ने यह तय किया कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेगा और हेनरी को सबक सिखाएगा। जिस तरीके से उसकी बहन की जान गई, उसी तरीके से हेनरी को भी मरना होगा। इसके बाद उसने बहुत प्लानिंग की कि कैसे उसको मारना है। ये सब 83 की ही बात है, 1883। तो आखिरकार काफ़ी सोचने के बाद उसने कहा कि वो हेनरी को गोली मारेगा। गोली मारने के लिए उसने एक पिस्टल लिया। देखा कि हेनरी कब कहाँ कैसे जाता है, कहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि हेनरी भी मैसी के भाई को जानता था। उसने मिलाया था, ये सोचकर मिलाया था कि हम दोनों कभी रिश्तेदार होंगे, पति पत्नी होंगे, उसका भाई है। तो ये भी चाहता नहीं था कि वो उसे देखे और फिर कुछ ऐसा हो, क्योंकि हेनरी को भी लगता था कि मैसी की मौत का वो जिम्मेदार है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते और उसकी मौत को लेकर जो बाकी चीज़ें थी, ये बाकी अभी बाहर दुनिया तक ये बात फैली नहीं थी। कुछ लोगों को मालूम था जो मैसी के रिश्तेदार थे, उनमें एक भाई। तो भाई ने तय किया कि हेनरी की जान लेगा। इसके बाद शायद जून का महीना था 1883।
वो एक दिन इरादा करके गया कि आज ही उसकी जान लेनी है। वो पहुंचा हेनरी के घर, देखा वो घर पे नहीं है। उसके घर के पास ही एक जंगल है और उस जंगल का ठेका हेनरी के पास था, जहाँ से वो लकड़ियाँ कटवा कर भेजा करता था। तो ये अब जंगल पहुँचता है। जंगल पहुँचने के बाद देखता है कि हेनरी वहाँ मौजूद है। हेनरी एक पेड़ के करीब खड़ा था। मैसी का भाई वहाँ पहुँचता है, थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। अब हेनरी और उसके भाई दोनों की आई कांटेक्ट होती है, नज़रें मिलती हैं। और इसी दौरान अचानक मैसी का भाई जेब से पिस्टल निकालता है और हेनरी के सर का निशाना लेकर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन इस दौरान भी जब उसने रिवॉल्वर पिस्टल निकाली, निशाना लिया, सर की तरफ बंदूक तानी, हेनरी को थोड़ा सा मौका मिल जाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, वो अपना सर दाएं या बाएं की तरफ करता है और इत्तेफाक से इस सेकंड के 100वें हिस्से में जो उसने अपने आप को हिलाया सर को, गोली उसके कान को छूती हुई उसके ठीक पीछे पेड़ में जाकर धंस जाती है। कान से बेतहाशा खून निकलने लगता है और जैसी गोली कान से पास हुई तो दर्द और चोट के मारे हेनरी गिर जाता है नीचे और गिरकर दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ लेता है। इधर मैसी के भाई ने गोली चलाने के बाद देखा कि अपने सर को पकड़कर हेनरी नीचे गिर गया। उसे लगा कि गोली सही काम कर गई, निशाना सही लगा, गोली सर में लगी क्योंकि वो सर पकड़कर नीचे गिर गया है। उसके बाद मैसी के भाई ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की करीब जाकर कि गोली कहाँ पे लगी है और उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, बट उसे लगा कि उसका काम हो गया, अब वो बचेगा नहीं। और इसके बाद मैसी का भाई वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद चूँकि कान के पास गोली लगी थी, कान में थोड़ी सी चोट लगी थी, हेनरी वहाँ से उठता है, डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है, अपने घर पहुँच जाता है। इधर मैसी का भाई घर पहुँचता है। उसे सुकून अब मिलता है कि उसने अपनी बहन का बदला ले लिया। लेकिन साथ में चूँकि वो क्रिमिनल नहीं था, उसे इस बात का एहसास भी होता है कि उसने कानून तोड़ा, एक शख्स की जान ली जो गलत है। बदला लेने के बावजूद अब मैसी के भाई को ये गिल्टी होने लगी कि उसने गलत किया। हालांकि उसे अपनी मौत, जो बहन की मौत थी, उसका बदला लेना था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसने ठीक नहीं किया और वो बड़ा बेचैन हो गया। इसके बाद एक दूसरी बुरी खबर आती है। चूँकि मैसी के भाई को ये लगा था कि उसने हेनरी को मार डाला है, तो अब आत्मगिलानी, गिल्टी की वजह से उसने कहा कि अब उसकी बहन भी नहीं रही, जो मकसद था बदला लेना वो भी ले लिया, तो अब वो क्या करेगा जीकर। कल को पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाना पड़ेगा, सज़ा होगी, ख़ानदान की बदनामी होगी। तो उसने अब खुद अपनी जान लेने का फ़ैसला किया। इसके बाद मैसी के भाई ने भी अगले 24 घंटे के अंदर खुदकुशी कर ली। जिस पिस्टल से उसने हेनरी पे गोली चलाई थी, उसी पिस्टल से उसने खुद को गोली मार ली। मैसी और उसके भाई दोनों की मौत हो गई, दोनों ने खुदकुशी की। लेकिन मैसी के भाई को लगा कि जिसको उसने मार डाला है वो बच चुका था। वक्त बीतता है। कुछ साल के बाद हेनरी शादी करता है। शादी के बाद उसका एक बेटा होता है। धीरे धीरे साल और बीतता जाता है। 20 साल बीत जाते हैं। अब हेनरी का बेटा भी बड़ा हो गया था, कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। अब भी ये उसी हनी ग्रोव टेक्सास के इलाके में रह रहे थे। 20 साल बीत गया। 1903 का नया साल आ गया। 1883 में ये सारा इंसिडेंट हुआ था, जब मैसी और उसके भाई की जान गई। जब मैसी के भाई ने हेनरी पे गोली चलाई, वो गोली उसके कान में लगी और जाकर पेड़ के अंदर धंस गई। 20 साल बीत गए। 1903 एक रोज़ जंगल में हेनरी अपने बेटे को लेकर पहुंचता है। पेड़ काटने थे, पेड़ अक्सर कटते थे, सिलसिला चल रहा था, चूँकि वो सारा ठेका था उसके पास। अब इत्तेफाक की बात है कि वो तमाम पेड़ों को देखते हुए जो कट रहे थे, मजदूर काट रहे थे, उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पेड़ पे 20 साल पहले चली गोली जो उसके नाम की थी वो धंसी हुई थी। वहाँ जाकर देखा तो मजदूर पेड़ को आड़ी से काट रहे हैं, लेकिन वो पेड़ काफ़ी मजबूत और बड़ा था। आड़ी से पेड़ कट नहीं रहा था।
तो कई बार ऐसा होता है कि जंगल में ऐसे वजनी और बड़े पेड़ को काटने के लिए जब औजार काम ना आए, आड़ी वाड़ी, तो हल्के फुल्के डायनामाइट का इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ पे जब उसने देखा कि इस पेड़ को काटने में मुश्किल आ रही है, काफ़ी वक्त लगेगा, तो हेनरी ने अपने जो भी मैनेजर और मज़दूर हैं उसको कहा कि इस पेड़ को डायनामाइट से कमज़ोर कर दो। अब पेड़ में डायनामाइट लगा दिया गया। हेनरी और उसका बेटा बाकी मज़दूरों के साथ डायनामाइट जब लग गया, उस पेड़ से करीब 50 फीट की दूरी पर जाकर खड़े हो गए। डायनामाइट से पेड़ उड़ता है और इत्तेफाक से उस धमाके की वजह से उस पेड़ में 20 साल पहले जो गोली धंसी थी, वो गोली धमाके की वजह से बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है और 50 फीट दूर खड़े हेनरी के माथे के बीच में जाकर लग जाती है। हेनरी वहीं गिर पड़ता है और कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। मतलब जो गोली 20 साल पहले चलाई मैसी के भाई ने हेनरी की जान लेने के लिए, तब वो बच गया, गोली पेड़ में धंस गई और 20 साल बाद उस पेड़ को काटने के लिए खुद हेनरी ने डायनामाइट लगवाया और वही 20 साल पुरानी गोली उस पेड़ से बाहर निकलती है पूरी रफ्तार से धमाके की वजह से और जाकर हेनरी के सर में लगती है। अब इसे किस्मत का खेल कहें या जिसके हिस्से में जो लिखा है वो कहें, जिसके हिस्से में जिस तरीके की मौत लिखी है वो कहें, मालूम नहीं। 1905 24 मार्च 1905, ये बात है 1903 की, करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद एक इवनिंग न्यूज़पेपर जैक्सन MS, उसकी क्लिपिंग भी है, मैंने दीपक से कहा भी है, वो दिखाया आपको कहानी में। तो मार्च 24 1905 को इस कहानी को ये इवनिंग न्यूज़पेपर जैक्सन छापता है और उसमें था मार्वलस केस ऑफ पनिशमेंट ऑन अर्थ फॉर द सिंस ऑफ फ्लेश अकॉर्ड इन, आगे जो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये था कि इस धरती पर सज़ा देने की सबसे अजीब कहानी थी शायद ये, कि 20 साल पहले जली गोली 20 साल बाद लगती है, जिसको मारने के लिए गोली चलाई गई उसी को लगती है और उसी की मौत होती है। तो ये खबर छपी। इसके बाद फिर इसको छपने के बाद अमेरिका के बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को उठाया, कैरी किया और बाकी सब जगहों पे भी ये खबरें चलने लगी। 1913 में 1913 में इस स्टोरी को फिर से उठाया गया और इसके बाद इस पे बहुत सारे जो अमेरिका के न्यूज़पेपर थे, बल्कि फिर इवन कनाडा और बाकी जगहों पे ये कहानियाँ छपने लगी। फिर ये हुआ कि इस कहानी में दम कितना है, सच्चाई कितनी है। इवन एक अब वो था कि अब बिलीव इट और नॉट, उसमें भी ये इस कहानी का जिक्र है। तो इसको लेके भी बात हुई, बहुत सारे जर्नलिस्ट टेक्सास पहुंचे इस जगह पे, बट ये 2 नाम थे, भाई का नाम मुझे मालूम नहीं क्योंकि कहीं मैंने सारी जगह ढूंढा, मिला नहीं, मेसी और हेनरी। हालांकि ज़ीगलैंड नाम का शख्स मिला था उस ज़माने का, मतलब ज़ीगलैंड नाम का कोई था, हेनरी के नाम पे हेनरी ज़ीगलैंड, इससे मिलती जुलती बहुत सारी रिपोर्ट आई कि उन्होंने ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा परिवार नहीं मिला। लेकिन ये कहानियाँ न सिर्फ अमेरिका में बल्कि कनाडा में सालों तक अखबारों में छपती रही और आज भी इस कहानी को लेकर जिक्र होता है कि कैसे 20 साल पहले चली गोली 20 साल के बाद किसी की जान ले गई। और इस कहानी का एक सबूत ये है कि ये जो अखबार की क्लिपिंग है उस ज़माने की, तो इसीलिए वो भी मतलब देख कर लगता है अगर वाकई ये पूरी कहानी सच है, क्योंकि मैं चूँकि और भी इसमें बहुत सारा रिसर्च कर रहा था लेकिन मुझे बहुत डिटेल में और चीज़ें सामने नहीं मिली, बट मैं अभी कई लोगों को बोला हूँ और कोशिश में हूँ कि इससे जुड़ी हुई और चीज़ें मिले तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी बेहद अजीब थी और अगर वाकई सच है तो फिर एक चीज़ तो तय है कि जिसके हिस्से में जैसी मौत लिखी है वैसी ही मिलेगी। तो ये गोली शायद हेनरी के नाम की थी, हेनरी को ही मिली, लेकिन 20 साल बाद मिली और 20 साल पहले चली गोली 20 साल बाद अपने शिकार को ढूंढती है। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ, सिलसिला ख़त्म करूँ। एक क्राइम तक फैमिली अपने आज आदिल खान, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक, सालगिरह मुबारक आदिल साहब, आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। इसके अलावा विक्रम संधू जी ने एक मेल लिखा है,
और मैं इसको लेकर आया हूँ इसलिए कि इन्होंने बहुत ही मार्मिक मेल लिखा है। विक्रम संधू जी लुधियाना में हैं, बीमार हैं, और इन्होंने कहा कि अभी शायद हॉस्पिटल में भी हैं, तो एक तो दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पर बताएंगे तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो बड़ा इमोशनल, एक तो मेरी दुआ है आप पहले तो विक्रमजीत सिंह संधू जी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और फटाफट आप बाहर आएँ और अच्छे से रहें, हमेशा हॉस्पिटल से बाहर निकलें। दूसरा इन्होंने लिखा है असल में गैंगस्टर और डॉन को लेकर, तो दो डॉन, मैंने एक शायद सुखा कला की स्टोरी सुनाई है ऑलरेडी, अगर जहाँ तक मेरी याददाश्त ठीक है, और एक विकी गौंडर। तो विकी और सुखा कला के बीच में दुश्मनी थी, फिर बाद में विकी ने सुखा कला को मारा, विकी का एनकाउंटर हो गया। बट उनका कहना है कि ये सारे गैंगस्टर अपने आप को हीरो बनाते हैं, नौजवान इनको देखकर इनको अपना आइडियल मान लेते हैं, फिर उनकी जान चली जाती है। किसी भी माँ बाप के लिए जवान बेटे की लाश और अर्थी दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है, सबसे मुश्किल घड़ी होती है। तो क्यों ऐसे लोग, ऐसे नौजवान इस तरह के गैंगस्टर और डॉन बनने या उनको अपना आइडियल मान के उनके रास्ते पे चलते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जुर्म का रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता और अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो इसीलिए ऐसे रास्तों पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, और हर बच्चों को जो ऐसे रास्ते पे चलते हैं अपने माँ बाप की तरफ एक बार देख लेना चाहिए कि उन्होंने कितने नाज़ों से, मुश्किल से पाला पोसा है, और अगर उनके साथ कुछ हो जाए बच्चों के साथ तो फिर माँ बाप पे क्या बीतेगी। पूरी ज़िंदगी वो एक लाश बनकर ही जीते हैं। तो मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो और विक्रम जी आप फटाफट ठीक हो जाएं। इसके अलावा बाबुर रिजवी अलीग हैं, ये क्राइम तक की कहानी सुन कर इन्होंने लिखा है कि मैंने LLB करने का फ़ैसला किया और अब एडमिशन भी ले लिया, तो ऑल द बेस्ट। और इनका ये है कि मैं एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनूँ। तो मेरी तमाम दुआएं आपके लिए बाबुर साहब, बिल्कुल अच्छे वकील बनिए। शिवानी चौधरी हैं, इसके अलावा पलाश वीर हैं। कई लोगों ने मेल लिखा, उनमें से दो लोग हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ, एक पलाश वीर हैं और एक रिपल मोदी हैं। इन्होंने कहा कि अभी शायद कौन बनेगा करोड़पति KBC के एपिसोड में 1 करोड़ रुपए का एक सवाल था, और वो सवाल था नूर इनायत खान के बारे में। तो इन दोनों ने कहा कि ये एक करोड़ का जब सवाल पूछा अमिताभ बच्चन ने, तो उन्होंने कहा इसका जवाब हम लोगों को मालूम था और उसकी वजह ये थी, बल्कि एपिसोड भी लिखा कि आपने कहानी में नूर इनायत खान की कहानी सुनाई थी और वो सारी कहानी सुनकर उनका जवाब पता था। तो थैंक यू पलाश वीर एंड रिपल मोदी जी, आप दोनों का। इनका कहना था कि 1 करोड़ का इनको जवाब मालूम था क्राइम तक की कहानी सुनकर। तो खुशी भी हुई सुनकर, अच्छा भी लगा। काश ये 1 करोड़ का सवाल आप ही लोगों से पूछा जाता और आप हॉट सीट पे होते तो और भी मज़ा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने भी जीता बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूपा अधिकारी हैं, इसके अलावा शुभम कुमार हैं, आमरेंद्र कुमार हैं सीतामढ़ी से, कुमार बाबुल हैं, ये वेस्ट बंगाल की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कुंदन पांडे हैं, दीप जॉय देवनाथ हैं, इसके अलावा पूजा सैनी और धर्मेंद्र कुमार सैनी हैं। इन्होंने भी कहा, एक अच्छा मेल लिखा पूजा सैनी ने, इनका शायद एयरफोर्स के लिए कोई एग्ज़ाम था कॉम्पिटिटिव। तो उन्होंने कहा कि एक कहानी सुनी थी और उस कहानी की वजह से क्राइम तक की 3 मार्क्स इनके पक्के हो गए, 3 नंबर। वो ऑपरेशन कैक्टस एक कहानी थी, आपको शायद मालदीव में जो भारतीय फौज ने चलाई थी। तो चलिए अच्छा लगा, उधर KBC इधर एयरफोर्स। तो ऑल द बेस्ट पूजा आपके एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के लिए, और आपके पापा धर्मेंद्र कुमार सैनी जी को भी थैंक यू वेरी मच। परमवीर सिंह, इसके अलावा विभू प्रसाद कोणार्क टेम्पल की कहानी सुनना चाहते हैं, और जैनब खान और मुमताज़ हुसैन हैं, जैनब खान के पापा, और ये दोनों कहानियाँ सुनते हैं। और ये जैनब ने कहा कि कहानी सुनकर बहुत सारी नई जानकारी मिली। तो थैंक यू जैनब, आपका भी और मुमताज़ हुसैन साहब का भी। आप सभी अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी दुआ है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।